सबसे पहले खबर हरिद्वार से लेते हैं, जहां पर जिले के रानीपुर विधानसभा के भाजपा विधायक आदेश चौहान को फोन पर ठगी की कोशिश की गई। ठग ने उनसे पार्टी फंड के लिए 5 लाख रुपए की मांग की। विधायक की शिकायत पर भादराबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। विधायक के मुताबिक 14 फरवरी की रात को उन्हें अचानक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया और उनसे पार्टी फंड के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड की गई। पैसा दिल्ली पहुंचाने के लिए कहा गया। बातचीत करने के लिए पुलकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, कुछ पता चल पाया है कि विधायक जी को फोन कहां से आया, किसने किया? विधायक आदेश चौहान की ओर से शिकायत दी गई बताया गया है कि 14 फरवरी की रात को उन्हें एक अज्ञात कॉलर का कॉल आया और अज्ञात कॉलर ने उनको सीधे तौर पर जो है खुद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेटा बताया और उनसे जो है पूरे रौब के साथ उसने 5 लाख रुपए की मांग की और कहा कि पार्टी फंड के लिए इन पैसों की जरूरत है और उसको जो है जल्दी से जल्दी दिल्ली इन पैसों को पहुंचाया जाए। जिस तरह से उस शख्स ने बात की तो विधायक भी जो है काफी उसके प्रभाव में आ गए और पैसों का इंतजाम करने के प्रयास में लग गए। हालांकि जब उन्होंने दूसरे लोगों से बात की, फिर उसके बाद पार्टी के सीनियर नेताओं से जब बात की गई तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हुआ कि ये जो व्यक्ति उनको कॉल कर रहा है ये उनके साथ फ्रॉड करने का प्रयास कर रहा है, उन्हें ठगने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके बाद में पार्टी के सीनियर नेताओं के निर्देश पर हरिद्वार के भादराबाद थाने में तहरीर दी गई है और एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द इस तरह से फ्रॉड करने वाले और विधायक को धमकाने वाले शख्स को दबोच लिया जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि क्या उसका कारण था, क्या वो सिर्फ उनको ठगने के लिए उनसे पैसा ऐंठने के लिए ये कॉल की जा रही थी या उसके पीछे कोई दूसरे भी कारण थे। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही ये सब चीजें स्पष्ट हो पाएगी। जी ठीक है पुलकित, आप हमारे साथ बने रहिए। तो विधायक साहब को फोन आया, हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। और नैनीताल में इस बार पर्यटक गाइड और नाव चालक ड्रेस कोड में दिखेंगे। पर्यटन सीजन को लेकर पर्यटन विभाग पूरी तैयारी कर रहा है और इसके साथ ही टैक्सी बाइक चालकों को भी अलग पहचान होगी। आमतौर पर सीजन में कोई भी गाइडिंग का काम शुरू कर देता है, जिससे शहर की छवि और कारोबार पर असर पड़ता है। हालांकि इस बार नया प्रयोग करने की तैयारी है, मगर इसको धरातल पर लागू करने की चुनौती भी सामने है। तो ड्रेस कोड लागू करने की भी होगी चुनौती। पर्यटक आसानी से लेकिन इस ड्रेस कोड की वजह से पहचान लेंगे। नैनीताल में पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले ये बड़ा फैसला लिया गया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, तैयारी तो बहुत की गई है, यानी कि नए सीजन में नैनीताल में भी बहुत सारे नई चीजें होंगी। कब से लागू किया जाएगा, किस तरह से लागू किया जाएगा, किस तरह की चुनौती इसे लागू करने को लेकर होगी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर दी गई है? देखिए नीलू, अगर देखा जाए तो जिस तरह से अब पर्यटन सीजन की शुरुआत होने जा रही है तो उसको लेके प्रशासन भी मुस्तैद है। हालांकि पर्यटन महकमा एक नई तैयारी कर रहा है कि जो होटल गाइड हैं या फिर जो टूरिस्ट गाइड हैं या फिर जो नाव चालक हैं उनको एक ड्रेस कोड देने की तैयारी है, क्योंकि आमतौर पर जो पर्यटकों को ठगने या तमाम लुटने पिटने का खतरा रहता है वो कई बार शिकायतें इस तरह की मिलती रही है। और इन्हीं को मद्देनजर जिला प्रशासन एक नई योजना पर काम कर रहा है कि जो नाव चालक है उनका एक अलग ड्रेस कोड बनाया जाए, जो टैक्सी ड्राइवर है उनका अलग ड्रेस कोड हो और इसके अलावा जो टूरिस्ट गाइड हैं उनके लिए अलग ड्रेस कोड हो, ताकि ये पता चल सके पर्यटकों को कि आखिरकार ये जो लोग हैं ये सरकारी तौर पर काम कर रहे हैं या इनका रजिस्ट्रेशन है। हालांकि इसको लागू करने की चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी प्रशासन के आगे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल पहले इस तरह के प्रयोग किए गए थे, लेकिन जो होटल गाइड्स हैं उनको ड्रेस भी दी गई थी, वो आज तक उसका पालन नहीं हो सका है। लेकिन इस बार भी ये पालन हो ये सुनिश्चित अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जिनको भी रजिस्टर्ड किया जाएगा, चाहे वो पर्यटन विभाग हो चाहे वो नगर पालिका में हो, उनको ड्रेस कोड अनिवार्य तौर पर लागू करना होगा। जो टूरिस्ट हैं उनको आसानी होगी, जो आमतौर पर जो टैक्सी राइडिंग कर रहे हैं उनको आसानी होगी, जो आसपास के लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ये कौन लोग हैं। अगर कोई ठगने का प्रयास करता है तो उस पर कैसे कार्रवाई हो, उसका एक नंबर बिल्ला जो होगा उसके चलते उस पर शिकायत भी की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की व्यवस्था बनाई तो जा रही है, लेकिन चुनौती भी उतनी ही बड़ी है कि उसको लागू कर दिया जाए। नीलू, ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।
और हरिद्वार के कई रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों के आने का सिलसिला जारी है। वन विभाग ने हाथियों की रोकथाम के लिए बैम्बू सोलर फेंसिंग यानी कि बांस के जरिए ताड़ बाड़ करने की शुरुआत की है। जगजीतपुर में गंगा के किनारे करीब 2 किलोमीटर के क्षेत्र में बैम्बू फेंसिंग की जा रही है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जंगली हाथियों की आवाजाही बनी रहती है। वन विभाग के अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि इससे हाथियों की आवाजाही में कमी आ जाएगी। इससे पहले कुछ स्थानों पर लोहे की पोल से फेंसिंग लगाई गई थी, लेकिन ये पोल चोरी हो जाने के कारण प्रयास कारगर नहीं हो पाई थी। जनपद हरिद्वार के जो आबादी वाले क्षेत्र हैं उसमें हाथियों के आवागमन की समस्या बनी हुई थी और एक दल हमारे द्वारा जो है बनाया गया है। 30 से 40 लोग हर दिन हाथियों की जो है सुरक्षा और स्थानीय लोगों की सुरक्षा में लगे रहते हैं। तो उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए एक प्रयोग के तौर पे 2 किलोमीटर के क्षेत्र में जो गंगा का किनारे क्षेत्र है मातृ सदन के आसपास वाला, जहाँ से हाथियों का सबसे ज़्यादा आवागमन हो रहा था, उसमें बैम्बू के पोल इस्तेमाल करके जो है सोलर फेंसिंग लगाई गई है। और इसका उद्देश्य ये था कि विगत दिनों के जो वन विभाग के अनुभव रहे हैं उसमें देखा गया है कि जब लोहे के एंगल पे जो है फेंसिंग लगाई जाती है तो कुछ असामाजिक और शरारती तत्वों द्वारा उसको जो है क्षति पहुंचाई गई है। चुराने की भी घटनाएं जो है प्रकाश में आई हैं। और हरिद्वार से पुलकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, अगर इस फेंसिंग की बात की जाए, बैम्बू फेंसिंग की, कहां से कहां तक ये लगाई गई है और कौन कौन से इलाके हैं जो हाथियों से इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है? देखिए, हरिद्वार का जो ज्यादातर जो इलाका है वो जंगल से सटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा लक्सर रोड पर जगजीतपुर क्षेत्र में, उसके आसपास की कॉलोनियों में, ज्वालापुर के कुछ इलाकों में, बीएचएल के कुछ इलाकों में कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर लगातार दूसरे जंगली जानवर और सबसे ज्यादा जंगली हाथी आनियों का उनका आवाजाही जारी है और लगातार उसकी वीडियोज भी, उनकी तस्वीरें भी सामने आती है और हमारी ओर से वो दिखाई भी जाती है। जब भी लगातार जंगली हाथी वहां पर पहुंच रहे हैं तो जो स्थानीय लोग हैं उनमें न सिर्फ दहशत बनी हुई है बल्कि वन विभाग के खिलाफ एक रोष भी बना हुआ है कि क्यों आखिर इस पर इसका एक कार्रवाई नहीं की जा रही है, कि वन विभाग इस पर कार्रवाई करे और जो जंगली हाथी है और जो दूसरे जानवर है वो रिहायशी इलाकों में ना पहुंचे और लोगों में उतनी दहशत ना हो। तो उसके बाद में काफी समय बाद में जो सोच विचार करने के बाद में एक ये प्रयास जो है वन विभाग की ओर से किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले जैसे कि डीएफओ की ओर से बताया गया कि मातृ सदन के पास में लगभग 2 किलोमीटर एरिया में ये बैम्बू फेंसिंग लगाई गई है और उसको लगाने का भी काम जारी है। एक प्रयोग के तौर पर उसको किया जा रहा है क्योंकि इस इलाके में सबसे ज्यादा हाथियों की चहलकदमी बनी रहती है। गंगा से लगा हुआ और जंगल से लगा हुआ ये क्षेत्र है। इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए जो हाथी है वो रिहायशी क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले इसी क्षेत्र में ये लगाई जा रही है और अगर ये पूरी तरह से कारगर रहती है तो आगे भी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा और दूसरे जो रिहायशी इलाके हैं, दूसरे क्षेत्र है, वहां पर हाथियों को आने से रोका जाएगा। पिछले दिनों कई इस तरह की वीडियोज आई हैं, इस तरह की कई तस्वीरें आई हैं जिसमें जंगली हाथी जो है गलियों में टहलते हुए, कॉलोनियों में टहलते हुए नजर आए। न सिर्फ वो सिर्फ टहलते हुए, चहलकदमी करते हुए नजर आए बल्कि लोगों की संपत्ति को, प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हुए नजर आए। कभी एक दीवार तोड़ते हुए नजर आए, कभी वाहन को गिराते हुए और तोड़ते हुए नजर आए। तो जाहिर तौर पर लोगों को न सिर्फ नुकसान हो रहा है बल्कि इससे लोगों में दहशत भी बनी हुई है। वन विभाग का अगर ये बैम्बू फेंसिंग का प्रोजेक्ट अगर ये कामयाब होता है तो काफी बड़े बृहद एरिया में इसको आगे लगाया जाएगा और लोगों को इससे निजात मिलने की उम्मीद होगी। जी ठीक है पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और अल्मोड़ा के भतरौच खान के पास एक कार गहरी खाई में जा गिरी जिसमें एक शख्स की मौके पर मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिनका इलाज रानीखेत में चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी भतरौच खान के पास के गांव के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू हो चुका है। नैनीताल के 12 पत्थर के जंगल आग की चपेट में आ गए हैं। घोड़ा स्टैंड के ऊपरी हिस्से में भीषण आग लगने से कई पेड़ जलकर राख हो गए हैं। हालांकि सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची जिसके बाद आग बुझाने में जुटी रही। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आपको बता दें कि इस बार कम बारिश के चलते आग का ज्यादा खतरा जंगलों पर है। नैनीताल में कई इलाके इस वक्त आग के लिए संवेदनशील हैं। तो हमारी टीम यहाँ पर मौके पर पहुँच के हमने 4-5 आदमी पहले भेजे तो उन्होंने उसके बाद 10-12 आदमी बाद में आए तो हमने अभी फायर पर जो है कंट्रोल कर लिया है।
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के लिए फायर सीजन किसी चुनौती से कम नहीं। आलम ये कि साल दर साल ये बढ़ते चले जा रहे हैं। पारे से फॉरेस्ट फायर की घटनाएं समय से पहले होने लगी है। इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। ऐसे में गर्मियां आने के साथ ही हालात बेकाबू भी हो सकते हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। इस साल पहाड़ों में बारिश नहीं के बराबर हुई है। जनवरी का तापमान बीते सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। बारिश की बेरुखी और लगातार चढ़ते पारे ने जंगलों के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। हालात ये है कि इस बार फायर सीजन शुरू होने से पहले ही कई इलाकों में जंगल धधकते नजर आ रहे हैं। जंगलों में धधकी आग से वन संपदा तो खाक हो ही रही है, साथ ही कई नई परेशानियां भी खड़ी हो रही हैं। 2025 का जो जनवरी का महीना है अभी तक का सबसे गर्म मंथ है, और इसके बाद जबकि सबको उम्मीद थी कि जब ला नीना का इफेक्ट होगा तो टेम्परेचर और ज़्यादा गिरना चाहिए, लेकिन ये बड़ा एक आश्चर्य का विषय है कि टेम्परेचर बढ़ रहे। अभी हम लोग पहाड़ों में देख रहे हैं कि गर्मी की वो स्थिति है जो मार्च अप्रैल में मिलती है। फॉरेस्ट फायर अल्मोड़ा के लिए अभिशाप साबित हो रही है। बीते साल यहाँ 11 लोगों की जान जंगलों की आग ने ले ली थी। इस साल भी फायर सीजन शुरू होने से पहले ही यहाँ आधा दर्जन मवेशी आग में झुलस चुके हैं। अल्मोड़ा के साथ ही चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, टिहरी और बागेश्वर में भी सीजन से पहले ही जंगल धधक चुके हैं। ऐसे में इस बार वन विभाग के लिए चुनौती कई गुना बढ़ गई है। देखिए, पिछले साल की जो हमने घटनाएं हुई उससे काफ़ी सीखा है और वो सारे सुधार करेंगे जिससे कि पिछली जो वनाग्नि का सीजन था जो घटनाएं हुई थी वो रिपीट ना हो। इस बार हमने बहुत सारे नए पहल भी शुरुआत किया, जैसे कि दूर दराज क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, जल जीवन। पहाड़ों में हर साल पारा चढ़ रहा है। बदलता मौसम चक्र भी कई मुश्किलों की वजह बना है। बारिश की बेरुखी से जमीन सूखी है, रही सही कसर चीड़ के पिरूल पूरा कर रहे हैं। ऐसे में जो हालात इस बार हैं, उससे ये तो साफ है कि आने वाले दिनों में संकट और बढ़ेगा। ऐसे में ये देखना है कि वन विभाग फॉरेस्ट फायर की घटनाओं से निपटने के लिए क्या प्लान तैयार करता है। न्यूज 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून में 18 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में बजट सेशन को लेकर आज स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने एक बैठक भी बुलाई है। इसमें चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी, पुलिस समेत कई विभागों के ऑफिसर्स मौजूद होंगे। स्पीकर ने बताया कि इस सेशन में अभी तक 30 विधायकों के 521 सवाल विधानसभा को प्राप्त हुए हैं। ऐसा है, मेरे पास करीबन 30 माननीय सदस्यों ने सवाल भेजे हैं और 521 सवाल मुझे मेरे तक पहुंचे हैं, और जो विधेयक हैं वो अभी 2 ही हमारे पास पहुंचे हैं। तो ये चीजें जो हैं ये मेरे पास पहुंची हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पूरी बढ़िया ढंग से चलेगा। विधानसभा सेशन में जनता की समस्याओं को उठाने को लेकर आपके जनप्रतिनिधि कितने संजीदा हैं, इसका उदाहरण है कि बजट सत्र के लिए 70 में से मात्र 30 विधायकों ने ही सवाल लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि वो जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सदन में सत्ता पक्ष को घेरने वाली है, तो इधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस उसे क्या घेरेगी, उसके पास सवाल तक नहीं है। बीजेपी का दावा है कि सेशन के लिए जो 521 सवाल लगाए गए हैं वो अधिकांश बीजेपी विधायकों के हैं। मैंने कहा है धान लगेगा, जो लगाना चाहते हैं किसान, अगर कोई रोकेगा तिलकराज बैठ खड़ा होगा। उसने दिया जाएगा पटवारियों को, तहसीलों को वालों को, पटवारियों को राजस्व गाँव में। और दूसरा मुद्दा मीटर का है, वो विधानसभा में उठाएंगे। ऐसे कई सारे जनहित के मुद्दे हैं। कांग्रेस का प्रश्न ही नहीं है। मैं आज ही विधानसभा पता कर रहा था कि अपनी सरकार से सर्वाधिक प्रश्न करने वाले भाजपा के विधायक हैं। तो जब प्रश्न ही ना हो तो उत्तर की अपेक्षा काहे वही कर सकता है जो प्रश्न हो। कांग्रेस मुद्दा विहीन है, किसी प्रकार के प्रश्न पर रहेंगे नहीं। और मैं जानता हूं पहले दिन से ही हल्ला मचाना और सदन को स्थगित कराना ये उनकी रणनीति का हिस्सा रहेगा।
उद्यान विभाग में किसानों को कागजी नींबू के पौधे के बदले अलग प्रजाति के पौधे दिए जाने के मामले में 2 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश हो गए हैं। इनमें से एक अधिकारी रिटायर हो चुके हैं और कथित घोटाले को लेकर सबसे पहले अलर्ट करने वालों में वो ही थे। वो जिन अधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं वो फिलहाल सेफ हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, शूटिंग द मैसेंजर। इसका मतलब हुआ जो व्यक्ति मामला उजागर कर रहा है उसी की बलि चढ़ा देना। ऐसा ही कुछ हुआ है उद्यान विभाग में। 8 महीने पहले रुद्रप्रयाग के तत्कालीन डीएचओ योगेंद्र सिंह ने विभाग के डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी, जिसमें जिक्र है कि 2020 में जिस नर्सरी से कागजी नींबू के पौधे लिए गए थे वो जेमरी यानी नींबू की घटिया पौध निकली। इस वजह से सैकड़ों किसानों को चूना लगा। कुछ समय पहले रिटायर हो चुके योगेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी चिट्ठी पर 7 महीने तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आरोप है कि जिन अधिकारियों ने घटिया पौधों को बढ़िया बताया था और मामला उजागर होने पर भी वो सेफ हैं। योगेंद्र सिंह का कहना है कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। इधर मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि वो दोषियों को बख्शेंगे नहीं, साथ ही किसी के साथ नाइंसाफी भी नहीं होने देंगे। रुद्रप्रयाग जनपद के जमीरी प्लांट प्रकरण तो फार्मर की शिकायत पर दिनांक 28 मई 2024 को निदेशालय को अवगत कराया गया कि मानवेंद्र सिंह के प्रक्षेत्र पर जमीरी पौधे, कागजी नींबू की जगह जमीरी पौधे निकले हैं, जिस पर नर्सरी पर आवश्यक कार्रवाई करना उचित है और मेरे को ही नोटिस दिया जा रहा, समझ से परे कि उन पर भी एक्शन होगा। इस धामी सरकार में कोई भी भ्रष्ट अधिकारी बचेगा नहीं और सही व्यक्ति को उसका सम्मान मिलेगा। संज्ञान में ये मामला है कि विभागीय अधिकारी मिले रहते हैं। मैंने इसलिए जिलाधिकारी उधम सिंह नगर से उसकी जांच कराई और उस जांच में एडिशनल डायरेक्टर आर.के. सिंह ये बताया गया कि उनके निर्देश पर ये इस नर्सरी को ऑर्डर दिया गया है, उनको आरोप पत्र दे दिया है। बहरहाल उद्यान विभाग में घपले घोटालों का ये कोई नया मामला नहीं है। नया बस इतना है कि मामला भले ही 4 साल पुराना हो, लेकिन उजागर ऐसे समय पर हुआ है जब विधानसभा का सेशन शुरू होने वाला है। ऐसे में नींबू के पौधे का ये घोटाला बाग से निकलकर विधानसभा तक भी पहुंच सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और इस बार पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम किए हैं। चारधाम यात्रा रूट पर हर 10 किलोमीटर पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है, जो यात्रियों को न केवल मार्गदर्शन देंगे बल्कि आपात स्थिति में फौरन मदद भी उपलब्ध कराएंगे। इस बार पुलिस बाइक पेट्रोलिंग टीम भी लगातार गश्त करेगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रा मार्ग को सुरक्षित बनाना और किसी भी तरह की दुर्घटना या अप्रिय घटना से बचाव करना है। बोथ यमुनोत्री और गंगोत्री का मार्ग जो है और केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ धाम का जो रूट है, उस रूट को सेक्टर वाइज डिवाइड किया जाएगा और प्रत्येक 10 किलोमीटर में या और उसको वेरीफाई करके 10-15 किलोमीटर के बीच में हमारी एक मूविंग पेट्रोल रहेगी बाइक से। तो उसको उनका ये काम रहेगा कि वो यात्रा को सुचारू रूप से चलवाएं, ट्रैफिक में जाम न लगने दें। कालाढूंगी में रामनगर वन प्रभाग ने कॉर्बेट हेरिटेज सफारी जोन शुरू तो किया, लेकिन यहां पर्यटकों का रुझान कम ही देखने को मिला। ऐसे में इसे लोकप्रिय बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। जिम कॉर्बेट के बसाए गांव छोटी हल्द्वानी के पास एक नया टूरिज्म जोन खोला गया। उम्मीद थी कि जिम कॉर्बेट के बारे में जानने के लिए आने वाले पर्यटक इस जोन का रुख करेंगे,
लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल सकी है। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार पर्यटकों ने कुंभ के चलते प्रयागराज का रुख किया है। साथ ही रामनगर और नैनीताल के बीच स्थित इस स्टेशन में अभी पर्यटकों के लिए लग्जरी सुविधाओं का भी टोटा है। हाँ, थोड़ा हमको निराशा है कि ये जितना हम सोच रहे थे चलेगा उतना ये नहीं चल पा रहा है, तो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि इसको चलाया जाए। अभी यहाँ पर 36 नेचर गाइड है, तो इसमें जो है हम सफारी के अलावा वाटरफॉल, छोटी हल्द्वानी और आयरन फाउंड्री में हम दिखाते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको और अच्छे तरीके से हम चला पाएं। होटल या बड़े कोई व्यवसायी होटल के यहाँ पे नहीं है, तो या तो हैं तो रामनगर में है, ज़्यादा जो पर्यटन आता है रामनगर में आता है और रामनगर के होटल व्यवसायी के पास ही आता है वो। उसी प्रकार से नैनीताल में जो पर्यटक आता है वो नैनीताल के पास आता है, तो वहाँ से भी लगभग सेंटर में पड़ता है। और यहाँ पे भी बहुत सारी जो है उनके लिए बहुत अच्छी क्लासिकल जो है सुविधाएं जो है पर्यटक को यहाँ पे नहीं है। नए टूरिज्म जोन की तरफ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वन विभाग कई कदम उठा रहा है। इसके लिए जहां होटल कारोबारियों से भी संपर्क किया जा रहा है, वहीं नए जोन का वीडियो शूट में कराया जा रहा है, ताकि पर्यटकों को यहाँ के रोमांच के बारे में आसानी से बताया जा सके। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि अभी हाल ही में ही हम नैनीताल के जो होटल एसोसिएशन थे उनसे बात किया है, उनसे डिस्कशन किया और उनको ये जो भी यहाँ पे जो हम कॉर्बेट हेरिटेज सफारी के रूप से जो तैयार किए थे उसके बारे में डिटेल दिए हैं भी होगा, और उसके साथ साथ इसका प्रमोशन भी करेंगे। और इको टूरिज्म बोर्ड और उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, इन दोनों से भी बात हो रही है और ऑलरेडी उनसे अनुमति भी मिल गई है। और अभी उसका जो हमारा कॉर्बेट हेरिटेज सफारी है, इसका एक वीडियो प्रमोशनल वीडियो बनाया जा रहा है। जिम कॉर्बेट के गांव के पास बनाए गए हेरिटेज सफारी जोन से विभाग को कई उम्मीदें हैं और प्रशासन इस जोन का प्रमोशन भी कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि कॉर्बेट की मेहनत कब तक रंग लाती है। काला ढूंगी से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।